प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, विगत 2 दिन से हम विधि का लेख इस कहानी के माध्यम से महाराज विजय सिंह की एक सुंदर सी कथा सुनते आ रहे हैं। किस तरह से किसान से वह लड़की ले लेते हैं जिसकी की विधना ने भविष्यवाणी की है, विधना ने जिसका भविष्य लिख दिया है, और राजा को वह ज्ञात हो गया कि यह तुम्हारी ही पुत्रवधू बनेगी। विधि के विधान को समाप्त करने के लिए, विधि के विधान को नष्ट करने के लिए, भविष्यवाणी को बदल देने के लिए महाराज विजय सिंह उस कन्या रत्न को साम दाम दंड भेद की नीति से किसान दंपत्ति से ले लेता है। घोड़े पे सवार होकर द्रुत गति से अपनी राजधानी की तरफ जाते हुए, जितनी द्रुत गति से घोड़ा चल रहा था उतनी द्रुत गति से उनके मन मस्तिष्क के अंदर विचार उद्भूत हो रहे थे। कई तरह के प्लान बना लिए थे और कई तरह के प्लान मिटा दिए थे। सोच रहे थे कि किस तरह से इस रास्ते के कांटे को निकाल कर फेंक दूं। गुलाब के फूल में सुगंध होती है, सुंदरता होती है, तो दोस्तों कांटे भी होते हैं। ठीक इसी तरह महाराज विजय सिंह में वीरता, साहस, नीतिमत्ता, अधिक विविध गुणों से महाराज विजय सिंह संपन्न थे, पर 2 दुर्गुण उनके अंदर भी विद्यमान थे। पहला दुर्गुण था शिकार का, अखेट का, और दूसरा दुर्गुण था जात्याभिमान का, कुल का, अपने वंश का। मेरे बराबर, मेरी तुलना करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। गरीबों को ऐसे लोग तुच्छ समझते हैं। राजा ये मानने को ही तैयार नहीं था कि जंगल में भी गुलाब खिल सकता है, पर ऐसे गुलाब को राजमहल की शोभा बढ़ाना राजा कतई भी मानने को तैयार नहीं था। विधना के इस लेख को, विधि के इस लेख को मिटाने के लिए राजा तरह तरह के विचार करते जा रहा है। सोच रहा है कि अब इसे तमाम कर देता हूं, इसका काम। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। विधि के इस विधान को बदलने में मैं सर्वसमर्थ हूं। ये नवजात बच्ची किस तरह से मेरे पुत्र की पत्नी बन सकती है। दोस्तों, करुणा, दया हमारे आत्मा का निजी गुण है, पर इन गुणों के ऊपर आवरण जब आ जाता है ना, तो ये गुणों की महत्ता हमें स्वयं को समझ में नहीं आती है। ये गुण दब जाते हैं। उदाहरण के माध्यम से बताऊं, सूरज अत्यंत प्रज्वलनशील है, तेज है, ओज है उसके अंदर। अपनी तेजस्वी प्रभा से समस्त संसार को, समस्त पृथ्वी को प्रकाशित करता है। पर जब उसके सामने भी जब बदल आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश धरतीवासी को प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, क्योंकि बादलों ने उसे अपने भीतर आच्छादित कर दिया। बादलों का आवरण उसके ऊपर आ गया। ठीक इसी तरह हमारे भी गुणों के ऊपर जब इस प्रकार के आवरण आ जाते हैं, तो दोस्तों करुणा और दया समाप्त सी हो जाती है।
मेरे एक मित्र ने आज से करीब 15-16 वर्ष हो गए होंगे, वार्तालाप के दौरान बताया कि धनंजय जी यार क्या करूं, जहां पर मैंने मकान लिया था उस रास्ते से मेरी दुकान तक के बीच के रास्ते में बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, पर अभी उसी रास्ते में एक खाटिक ने मांस की दुकान खोल दी है। बकरा इस तरह से लटकाया जाता है और वो कई बार काटता है। जब पहली बार मैंने दोस्त उसे देखा ना काटते हुए, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं था। वो बोल रहा था तो रोंगटे मेरे खड़े हो रहे थे। दोस्त मैं क्या करूं अब? मैंने कहा तू रास्ता बदल दे, तेरे घर पे जाने के लिए एक रास्ता थोड़ी है, कम से कम 3-4 रास्ते हैं, पर बाकी के रास्ते बहुत दूर के हैं। कम से कम आधा किलोमीटर का चक्कर मेरा बढ़ जाता है और दिन में 3 बार आना जाना पड़ता है। 15-20 दिन बाद बात आई गई हो गई थी। फिर से वो जब मिला तो मैंने उसे पूछा क्या हुआ, रास्ता बदल लिया क्या, या घर बदल दिया? नहीं दोस्त, उसी तरफ से जाता हूं, पर अभी आदत बन गई, आदत सी लग गई। मैं सोचने लगा, बार 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 जब हमारी दृष्टि उस तरफ जाती है, वही चीज हम देखते हैं, तो हमारा हृदय भी निष्ठुर होने लग जाता है, कठोर होने लग जाता है। पहले दिन जब उसने देखा था, अचानक उसके मुंह से ऐसा निकला था या निकला होगा, पर हर रोज प्रतिदिन उसी रास्ते से जा रहा है और देख रहा है, तो धीरे 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 उसका कोमल हृदय भी कठोरता के अंदर परिणित हो गया। तो दोस्तों, जो राजा नीतिवान था, वीरता का द्योतक था, महान था, न्याय करने के अंदर निपुण था, सब कुछ होते हुए भी जो उसका अवगुण था शिकार का, उस शिकारी ने उसको, शिकार के इस दुर्गुण ने उसकी कोमलता कठोरता के अंदर परिणित कर दी। फलस्वरूप राजा सोच रहा है कि इसे मैं अब कैसे मारूं। सोचा कि ये भयंकर जंगल है, अभी तो राजधानी बहुत दूर है, इसी जंगल के अंदर इस नन्ही मुन्नी को फेंक देता हूं, कोई भी जंगली जानवर, हिंसक जानवर अपना ग्रास बना लेगा, इसे खा लेगा और समाप्त हो जाएगी। फिर सोचा, यदि मैंने जंगल में फेंक दिया और कोई जंगली जानवर ने नहीं खाया और कोई मानव भटकता हुआ इस जंगल में आ गया और उसकी नजर इसके ऊपर पड़ गई, उसका ध्यान इसके ऊपर आ गया, तो हो सकता है ये वापस बच जाए, फिर कहीं विधना की लिखी हुई बात सच ना हो जाए। हर तरह के विचार आते थे, उन विचारों को लुप्त करता था, फिर से कुछ नया सोचता था कि इसे मारूं कैसे। दूसरे क्षण उसका हाथ अपनी तलवार के ऊपर चला जाता है, तलवार निकाल लेता है, सोचता है कि एक हल्का सा वार करता हूं, 2 टुकड़े हो जाएंगे, किस्सा खत्म। फिर अंदर का न्याय करने वाला राजा जागरूक हो जाता है, सोचता है कि स्त्री के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाता है, और उसमें भी ये तो बच्ची है, नवजात शिशु है, 7 दिन की है सिर्फ, इसे मारना नहीं चाहिए अपने हाथों से, महापाप हो जाएगा। राजा को उसका न्याय भी उसे रोक रहा था ये सब करने के लिए, पर क्या करूं, असंभव है एक राजघराने के राजकुमार के साथ में एक मामूली किसान की लड़की राजकुमारी बनकर मेरे यहां पर आएगी, यह हरगिज मैं नहीं होने दूंगा। फिर से उसका अहंकार जागृत हो जाता था। इसी उहापोह के अंदर राजा कितने ही कोस आगे आ गया, निर्णय नहीं कर पा रहा था। अंततोगत्वा राजा ने सोचा, लहलाते खेत के अंदर इसे दूर से फेंक देता हूं, अपने आप मर जाएगी,
कोई जानवर खा लेगा, पशु पक्षी नोच लेंगे, किस्सा खत्म हो जाएगा। दोस्तों, राजा ने आओ देखा ना ताओ, जैसे गुलेल घुमाते हैं इस तरह से उस लड़की को घुमाने के लिए वो लाल कपड़ा जो था वो हटाया। लड़की के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गया। उसका चेहरा ऐसी सो रही थी मानो अपनी मां की गोदी के अंदर प्रगाढ़ निद्राधीन हो। चेहरे को ऊपर स्मित हास्य था, तोते की तरह उसकी नाक, सुंदर से उसके होठ, उसकी आंखें, उसका ललाट अष्टमी के चंद्रमा की तरह विशाल भाल। राजा एक सेकंड के लिए स्तब्ध हो गया। मनमोहक उसका चेहरा देखकर राजा का हृदय करुणा से आप्लावित हो गया। आखिर राजा इंसान भी तो थे, ये तो आवरण आ गया था। जैसे कोयले के ऊपर, अभी तो हमारे सबके घर में गैस है, बटन शुरू किया, लाइटर से दबाया, गैस शुरू। दोस्तों, पहले जमाने में गैस नहीं थे, चूल्हे थे। मैंने देखे हो हमारे गांव के अंदर मम्मी चूल्हे के ऊपर या सिगड़ी के ऊपर कोयले रखती थी या चूल्हे में लकड़ियां डाल के खाना बनाती थी। लकड़ियों के भी कोयले बन जाते थे जल जल कर। पर धीरे 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 उन कोयलों के ऊपर जब खाना बन के तैयार हो जाता था तो उन कोयलों के ऊपर राख सी आच्छादित हो जाती थी, राख छा जाती थी। कोयला जलता हुआ, धधकता हुआ नहीं दिखता था, पर कोयला बुझा भी नहीं था। कोई उस राख को हल्की सी फूंक करके फूंक मारेगा तो फिर से कोयला धधक उठेगा। राख ने उस कोयले की प्रज्वलनता को आच्छादित कर लिया। ठीक इसी तरह राजा की जो कठोरता थी वो लुप्त हो गई इस लड़की का चेहरा देखते ही। थोड़ी देर तक तो राजा विस्मृत हो गया, भूल गया कि मुझे इसे मारना है, क्योंकि नागिन छोटी सी भी हो तो उसे कुचल देना चाहिए। कब बड़ी होने के बाद में बदला लेंगे और डस लेगी, बोल नहीं सकते। ये विचार फिर से उसके मन में उद्भूत हो गए। 2 सेकंड के अंदर फिर करुणा के ऊपर कठोरता ने अपना आवरण ढाक लिया। राजा के मन में पहले जो विचार आए थे उसने उसके पैर उठाए और अपने मन से हटा दिया कि नहीं, ये मेरे राज्य की उत्तराधिकारी जो मेरा बेटा है जय सिंह, उसकी पत्नी हरगिज नहीं बन सकती। पैरों को पकड़ के घुमाया और बहुत दूर उसे फेंक दिया। राजा का घोड़ा वहीं स्थिर हो गया। कम से कम 10 मिनट तक राजा सोचने लगा कि अब पत्थर उठा के नीचे उतरता हूं और इसके ऊपर दे मारता हूं ताकि काम तमाम हो जाए। 10 मिनट तक सोचता रहा, पत्थर को ढूंढता रहा, पर कहीं से भी उसे रोने की आवाज नहीं आई। राजा को आश्चर्य हुआ, इतने दूर फेंकने के बाद, इतने ऊपर से फेंकने के बाद लड़की रोई नहीं है, इसे लगी नहीं है चोट, क्या गिरते ही मर गई? शायद मर गई होगी, क्योंकि 10 मिनट हो गए। बाड़ के पास, एक खेत के बाड़ को, मुंडेर को पार करके लड़की गिर गई थी, पर उसके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकली। राजा सोचने लगा शायद चलो अच्छा हुआ मुझे हत्या का पाप नहीं करना पड़ा, नहीं तो आज मैं इसको पत्थर से मार देता। ये अपने आप ही मर गई। राजा मन ही मन खुश हुआ और वहां से अपने राजधानी की तरफ जाने के लिए उद्यत हो गया। दोस्तों, क्या सचमुच में किसान की यह लड़की
मर गई, या इसे कोई आकर बचा लेगा? क्या विधि की विधान को सच करने के लिए यह लड़की सचमुच में बच जाती है? कहाँ जाती है? कौन लेके जाता है इसको? इसका लालन पालन और पोषण कहाँ पर होता है? ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। मिलते हैं फिर कल इसी वक्त इसी समय में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।